हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन आपके सिलेबस के अंदर कल अपन ने पढ़ लिया था चट्टानों के अपक्षय के अंदर भौतिक अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय के कारक पढ़ रहे थे अपन, जिसके अंदर पहला पढ़ लिया था अपन ने कल की क्लास में भौतिक अपक्षय। अब आज पढ़ेंगे अपन दूसरा कारक है आपके चट्टानों के अपक्षय के अंदर रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, अपक्षय का मतलब क्या होता है? टूटना, वेदरिंग, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे अपन जैविक अपक्षय। कौन सा? जैविक अपक्षय। अब ये तीनों कारक पढ़ेंगे। तो भौतिक कारक तो अपन ने पढ़ लिया। भौतिक कारक कौन कौन से? ताप, जल, हवा, वायु, ये हिम, जल, आकाशीय बिजलियों का कड़कना, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय का मतलब चट्टानें किस प्रकार से टूटती है। तो भौतिक कारकों से भी टूटती है और रासायनिक अपघटन के द्वारा भी टूटती है। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है, इसके बारे में फिर जैविक अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे। तो चट्टानों के अपक्षय के अंदर सबसे पहले है रासायनिक अपक्षय, दूसरा है नंबर रासायनिक अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। अब रासायनिक अपक्षय की परिभाषा क्या होगी अपन समझें तो रासायनिक अपक्षय का मतलब है कि मूल चट्टानों या मूल खनिजों के अंदर खनिजों के रासायनिक संगठन में परिवर्तित करके परिवर्तन करके नए पदार्थ का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय। आगे बात समझ में, मतलब खनिजों एवं चट्टानों के मूल रासायनिक जो संगठन था, जो पहले जो मृदा का जो भूमि के उद्गार से जो चट्टानों का निर्माण हुआ था, जो उनका रासायनिक संगठन था, तो चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके, चट्टानों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके, रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके नया पदार्थ बना। परिवर्तन से नए पदार्थ का बनना, नए पदार्थ का बनाना क्या कहलाता है? बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय होता है। आगे बात समझ में, तो जो चट्टानों के मूल पदार्थ था उसके अंदर परिवर्तन करके नए पदार्थ को बनाना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय। अब ये रासायनिक अपक्षय किस किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से रासायनिक अपक्षय होते हैं? तो 5-6 टॉपिक हैं इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है जल अपघटन के द्वारा रासायनिक अपक्षय। किसके द्वारा? जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस, वाटर हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के द्वारा होता है। तो जल अपघटन के द्वारा कैसे अपक्षय होता है? देखो, अपघटन का मतलब टूटना, और जल का तो अपन जानते हैं। तो जल के द्वारा खनिज पदार्थों या चट्टानों का टूटना और उससे नए पदार्थ का बनना क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। मतलब चट्टानों का टूटना जल के द्वारा, जल से हाइड्रोजन आयन उस चट्टान के धनायन के साथ में जगह ले लेता है और वो वापस जल के साथ में क्रिया करेगा तो वो नया खनिज पदार्थ बना लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखो ऑर्थोक्लेज का। किसका अपन देखते हैं? ऑर्थोक्लेज का सूत्र होता है आपके KAlSi3O8। ये किसका सूत्र है? आपके ऑर्थोक्लेज का। ऑर्थोक्लेज कल अपन ने पढ़ा खनिजों के प्रकार के अंदर, है ना। रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज पढ़े थे, जिसके अंदर फेल्ड्स्पार था। फेल्ड्स्पार के अंदर 2 प्रकार के पढ़े थे अपन ने, ऑर्थोक्लेज फेल्ड्स्पार और प्लेजियोक्लेज फेल्ड्स्पार। तो ऑर्थोक्लेज की अगर अपन विक्रिया किससे करवाएं? जल के साथ में करवाएं, H2O को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HOH, है ना, HOH। तो ये हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर आक्रमण करके क्या होगा? इस पोटेशियम आयन को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित करके इसकी जगह पर ही आ जाएगा। आगे बात समझ में। और ये पोटेशियम आयन जो बाकी का OH आयन बना हुआ है उसके साथ में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखो जैसे ये H+ आयन इस पोटेशियम आयन के ऊपर क्या करेगा? आक्रमण करेगा तो क्या बन जाएगा? HAlSi3, ये बन गया आपके, ठीक है। अम्लीय सिलिकेट मृतिका बन जाएगी। ये क्या H आ गया तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन क्या करता है? pH स्केल के अंदर पढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH क्या होता है? अम्लीय हो जाता है, pH अम्लीय ज़्यादा हो जाता है। और OH आयन की सांद्रता बढ़ती है तो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये अम्लीय सिलिकेट मृतिका बन जाएगी, अम्लीय सिलिकेट मृतिका। और फिर उसके बाद इसके साथ में क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगली बात समझ, अम्लीय ऑर्थोक्लेज की जल के साथ में अभिक्रिया करवाई, है, तो जल अपघटन हुआ तो जिससे पोटेशियम आयन को प्रतिस्थापित करके हाइड्रोजन, जल का हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन की जगह आ जाता है और पोटेशियम आयन OH आयन के साथ में क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और जो नया पदार्थ बनता है ऑर्थोक्लेज से वो अम्लीय सिलिकेट, उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर वापस अपन जो अम्लीय सिलिकेट मृतिका बनी उसकी अभिक्रिया किससे करवाएं? वापस जल के साथ में करवाएं। इसको मिटा देता हूँ क्लियर से, वो तुम्हें आना,
ठीक है ना। तो ऑर्थोक्लेज के जो अम्लीय सिलिकेट मृतिका अपन HSI3O8 की वापस अभिक्रिया अपन ये H2O से H अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके, इससे बन जाएगा आपके बॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बॉक्साइड Al2O3.3H2O क्या बन गया? ये किसका सूत्र है? बॉक्साइड का। बॉक्साइड क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसके साथ में और क्या बनेंगे? 6 अणु बन जाएंगे आपके SiO3 के। ठीक है, H2। आगे बात समझ में। तो अपन ने क्या किया? रासायनिक अपक्षय के अंदर अपन ने यही पढ़ा कि जो खनिज पदार्थ होते हैं या चट्टानें होते हैं उनके मूल रासायनिक संगठन में परिवर्तित करके नया पदार्थ बनाना। तो इसके अंदर ये मूल पदार्थ क्या था आपके? ऑर्थोक्लेज। जल अपघटन के द्वारा अपन ने क्या प्राप्त किया? बॉक्साइड प्राप्त किया। आगे बात समझ में। तो ये क्या हो गया आपके? जल अपघटन के द्वारा चट्टानों का रासायनिक अपक्षय हुआ। आगे बात समझ में। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, जल के अपघटन के द्वारा नया पदार्थ बनना। ऑर्थोक्लेज से क्या बनाया अपन ने? बॉक्साइड बनाया। ठीक है, मिटा दो यहाँ। अब है दूसरी अभिक्रिया है आपके इसके अंदर है, ये तो हो गया जल अपघटन, जल के द्वारा टूटना, और दूसरा जल योजन के द्वारा नया पदार्थ बनना। जल योजन का मतलब क्या होता है? नंबर 2 है आपके जल योजन। पास में लिखता हूँ थोड़ा। जल योजन। जल योजन के अंदर क्या होता है? जल योजन का मतलब जुड़ना। योजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, है ना। जल के अणुओं का जुड़ने से क्या है? नया पदार्थ कैसे बनता है? जैसे देखो, अगर अपन ले एक हेमेटाइड। हेमेटाइड क्या? आयरन का अयस्क है। हेमेटाइड को लेते हैं अपन Fe2O3। इसकी अभिक्रिया अपन किससे करवाएं? हेमेटाइड की अभिक्रिया अपन जल के साथ में करवाएं। जल के 2 अणुओं के साथ में अभिक्रिया करवाएं तो ये जल के अणु इसके साथ में क्रिस्टल के रूप में जुड़ जाएंगे, है ना। क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ जाएंगे तो नया पदार्थ बन जाएगा Fe2O3.3H2O। ये तो क्या था आपके? हेमेटाइड। हेमेटाइड, ठीक है, लाल हेमेटाइड। हेमेटाइड क्या कौन सा है? लाल हेमेटाइड है ये। और इससे क्या बन जाएगा? नया पदार्थ बना। इसको अपन बोलते हैं पीला लाइमोनाइट। पीला लाइमोनाइट। पीला लाइमोनाइट। तो आगे बात समझना। जल योजन के द्वारा, पहले तो जल अपघटन के द्वारा, अब जल योजन के द्वारा हेमेटाइट से क्या बन गया? लाइमोनाइट बन गया। तो नया खनिज बन गया। आगे बात समझ में। रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो गया, लाइमोनाइट बन गया। इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल और देखें अपन तो लाइमोनाइट के अंदर तीन अणुओं के साथ में करवाना जल की। लाइमोनाइट के अलावा एक और खनिज जैसे कैल्शियम सल्फेट के साथ में। कैल्शियम सल्फेट के साथ में अगर अपन 2 जल के अणुओं की अभिक्रिया करवाते हैं, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 जल के अणुओं की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये भी क्रिस्टल के रूप में जुड़ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो ये क्या है? किसका सूत्र है? ये पता होना चाहिए आपको। सिंपल सा सूत्र है। ये है आपके जिप्सम का। किसका है? जिप्सम, जो अपन खेतों में डालते हैं, है ना। अम्लीय मृदा होती है तो उसके अंदर जिप्सम डालते हैं जिससे वो पानी को सोखने लग जाता है। तो जिप्सम के द्वारा भी क्या होता है? तो ये भी CaSO4 से क्या बन गया? 2H, ये जिप्सम बन गया। तो कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम बन गया जल योजन के द्वारा। आगे बात समझ में। जल अपघटन के द्वारा ऑर्थोक्लेज से अपन ने बनाया बॉक्साइड, और जल योजन के द्वारा अपन ने बनाया हेमेटाइट से पीला लाइमोनाइट, और कैल्शियम सल्फेट से बनाया अपन ने जिप्सम। एक देखो छोटी सी आपके साथ में जिप्सम आ गया तो मैं बता रहा हूँ। जैसे CaSO4 को अगर अपन 2H2 है तो उसको अपन जिप्सम बोलते हैं। अगर इसकी जगह पर हाफ H2O जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका उपयोग किसके अंदर करते हैं? जैसे हड्डियाँ टूट जाती है तो उनको जोड़ने के अंदर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाया जाता है। आगे बात समझ में। तो दूसरे अपन ने गुण पढ़ लिया। रासायनिक अपक्षय के अंदर दूसरा कारक पढ़ा। पहला तो जल अपघटन, दूसरा पढ़ा जल योजन, जल के अणुओं का जुड़कर नया खनिज बनना। ऑर्थोक्लेज से बॉक्साइड बनाया, हेमेटाइट से लाइमोनाइट बनाया, कॉपर सल्फेट से जिप्सम बनाया। अब है नंबर 3 आपके विलयन के द्वारा। किसके द्वारा? विलयन के द्वारा। विलयन का मतलब क्या है? घुलने से, है ना। जैसे सबसे अच्छा विलायक कौन है? जल है ना। सबसे अच्छा नंबर 3 है आपके विलयन, सॉल्यूशन। अब विलयन के अंदर क्या होता है? दो पार्टिकल होते हैं, एक तो विलय और एक होता है विलायक। अब विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं? एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आ गया विलयन। तो सॉल्यूशन के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है विलय। क्या होता है? विलय। और दूसरा होता है आपके विलायक। ध्यान रखें, ये छोटी सी चीज़ें हैं,
है ना, विलेय और विलायक। विलेयक के तो कहते हैं सोल्यूट और उसको सोलवेंट, ठीक है ना। तो विलेयक और विलायक के अंदर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे एक बीकर है, इसके अंदर आपके क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ठीक है ना। जल के अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर जैसे एक चम्मच लिया अपन ने, और उस चम्मच को अपन ने क्या लिया, इस चम्मच के अंदर अपन ने नमक लिया, क्या है, नमक। अगर इस नमक को अगर अपन इस जल के अंदर घोलेंगे तो ये अच्छे से घुल जाएगा, और नमक के कण अभी तो अपन को दिखाई दे रहे हैं, घुलने के बाद में दिखाई भी नहीं देंगे। तो नमक तो क्या हो गया, इसके अंदर नमक तो हो गया आपके क्या, विलेय, और ये जल क्या हो गया आपके, विलायक। और ये पूरा बीकर जो गुल्ला हुआ नमक है उसको अपन क्या कहेंगे, विलयन। आई बात समझ में, विलेय, विलायक और विलयन में तीनों में अंतर क्या है। तो विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलेय किसे कहते हैं, जिसको घोला जाता है, सब सुनना आप, जिसको घोला जाता है ना, जिसको घोला जाता है, किसको घोला जा रहा है, यहाँ पर नमक को घोला जा रहा है, तो वो नमक। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक। सिंपल सी चीज़ याद रखें। और विलायक जिसके अंदर घोला जाता है वो क्या कहलाता है, विलायक। और दोनों को विलयन, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन यही अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे अभी कि नमक की किसके साथ में अभिक्रिया, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया अपन जल के साथ में करवाएं। जल क्या है, सबसे अच्छा विलायक है। जल के अंदर लगभग सभी पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। तो जल एक अच्छा विलायक है। तो जल NaCl की अभिक्रिया किसके साथ में, जल के साथ में करवाएंगे। तो जल में घुलने के बाद में सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे, और जल के अणु अलग हो जाएंगे। तो इसके अंदर तीनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिससे नया पदार्थ बन रहा है ना, सोडियम प्लस कैल्शियम माइनस और H2O। ये तीनों कण अलग अलग हो गए। इससे क्या हो गया, NaCl से Na प्लस Cl माइनस और H2O तीनों पदार्थ अलग हो गए, NaCl प्लस H2O। आगे बात समझ में। तो विलयन के द्वारा भी नया पदार्थ बन रहा है, जो सोडियम क्लोराइड, इसको अपन बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, साधारण नमक होता है। सोडियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, नमक, जो अपन सब्जी खाने बनाने में डालते हैं ना, नमक। तो नमक की जल से करवाते हैं, जल विलयन बनाते हैं। तो सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन हो जाता है, और जल अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए तीसरा कारक पढ़ा अपन ना, विलयन। अब नंबर 4 पढ़ेंगे अपन आपके ऑक्सीकरण। नंबर 4 क्या है, रासायनिक अपक्षय के अंदर पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नाम सुना हुआ ना, ये तो आपको सभी के सुना हुआ होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया पढ़ी है ना 9th में, 11th में, 10th में, सभी क्लास में थी। रिडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, जिसी के अंदर रिडॉक्स अभिक्रिया के 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिनके अंदर हाइड्रोजन का योग होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। जैसे ऑक्सीकरण के अंदर क्या तो O2 का योग या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो वहाँ पर ऑक्सीकरण। और अपचयन कहाँ पर होगी, जैसे 2 अपन साथ में ही पढ़ लेते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ये 4 नंबर है। 5वां अपचयन, अपचयन को इसके साथ में पढ़ लें, रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, अपचयन। अब अपचयन के अंदर अपन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। अगली बात में वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर अपन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को समझ सकते हैं। नंबर 4 पे ऑक्सीकरण और नंबर 5 पे अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन को दोनों को समझने के लिए अपन क्या करें, जैसे FeO फेरस ऑक्साइड को की अभिक्रिया अपन किससे करवाएं, ऑक्सीजन के साथ में करवाएं। तो अगर ऑक्सीजन इसके साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अभी अलग अलग हैं दोनों, अगर ऑक्सीजन का योग होगा तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, कौन सी होगी, अरे बोलो कौन सी होगी, Fe2O3 योग हो जाएगा, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, हेमेटाइड बन जाएगा, Fe2O3 है ना। 2 2 2 4 और यहाँ पर 3। ये आपकी अभिक्रिया संतुलित हो गई है ना। 4 फेरस के आयन हो गए, 4 हो गए ऑक्सीजन के, 4 2 6 हो गए, 4 2 6, 3 2 6, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई आपके, जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग। अब इसी अभिक्रिया को अगर अपन दूसरे रूप में देखें, जैसे ये हेमेटाइड की Fe2O3 से करवाएं हेमेटाइड के अंदर, तो क्या बनेगा, वापस ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, है ना, वापस ही ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो अपन क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो इसको क्या कहेंगे अपन, अपचयन करेंगे। तो ऑक्सीजन का बाहर यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हो रही है ना, तो वो लिखेंगे यहाँ पे,
ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो यहाँ पे वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, तो इसके अंदर भी नया पदार्थ बन रहा है। तो रासायनिक अपचय के अंदर ऑक्सीकरण के अंदर तो ऑक्सीजन का योग, अपचयन के अंदर ऑक्सीजन का बाहर निकलना, तो ये हो गई दोनों साथ में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया अगर किसी के अंदर साथ में होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया ना, अपौपचय अभिक्रिया। आगे भाषा में ये आपके 5 गुणधर्म हो गए। फिर उसके बाद में नंबर 6 पढ़ेंगे अपन, ऑक्सीकरण अपचयन के बाद में कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण कहलाती है अभिक्रिया जिसके अंदर होती है आपके CO2 की अभिक्रिया के द्वारा, मतलब किसी पदार्थ के अंदर CO2 के जुड़ने से जो कार्बोनेट आयन बनता है या क्षारों का निर्माण होता है उसको अपन कार्बोनीकरण कहते हैं। मतलब जिसके अंदर ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर CO2 के योग से जो क्षार बनते हैं उस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कार्बोनीकरण। जैसे इसका भी एग्जाम्पल नंबर 6 अपन देखते हैं, कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण होती है जिसके अंदर क्या CO2 से जुड़कर CO2 प्लस H2O, इससे क्या बनेगा आपके? CO2 से कार्बनिक अम्ल बनेंगे, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, ठीक है। और इस कार्बनिक अम्ल की वापस अगर अपन किससे करवाएं? कैल्शियम कार्बोनेट से करवाएं तो H2CO3 की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से करवाते हैं तो क्या बनेगा आपके? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। ये किसका सूत्र है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इससे क्या हुआ? कार्बोनेट का अणु का क्षारों के साथ जुड़ने से जो पदार्थ बन रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोनीकरण। तो इन 6 प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं कि रासायनिक अपचय के 6 कारक पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा जल अपघटन के द्वारा, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा ऑर्थोक्लेव से बॉक्साइड का निर्माण। फिर जल योजन के अंदर पढ़ा अपन ने हेमेटाइट से लाइमोनाइट बनना, कैल्शियम सल्फेट से क्या बन रहा? जिप्सम का बनना। फिर उसके बाद में जल योजन के बाद में विलयन पढ़ा जिसके अंदर साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड को अगर अपन जल में घोलते हैं तो तीनों कण अलग अलग हो जाते हैं, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और जल अलग हो जाता है। फिर उसके बाद में ऑक्सीकरण पढ़ी जिसके अंदर ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन का निष्कासन, वहाँ अपचयन अभिक्रिया। फिर लास्ट अपन ने पढ़ी है कार्बोनीकरण अभिक्रिया जिसके अंदर CO2 के साथ में क्षारों का जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाती है, ठीक है। ये हो गए आपके 6 प्रकार के रासायनिक अपचय, ठीक है। चट्टानों के अपचय के अंदर पढ़ रहे हैं रासायनिक अपचय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, चट्टानों के रासायनिक अपचय को समझाइए उदाहरण द्वारा। तो ये 6 पॉइंट लिखने हैं आपको पूरे, उनकी एक एक अभिक्रिया मस्ट है ना, अभिक्रिया लिखनी जरूरी होती है। फिर रासायनिक अपचय के बाद में तीसरा अपचय कौन सा है आपके? तीसरा अपचय है आपके जैविक अपचय। क्या है? जैविक अपचय। जैविक का मतलब तो क्या है? जीवों से, जीव जंतुओं के द्वारा अपचय होता है तो वो जैविक अपचय। तो जैविक अपचय के अंदर अपन 3 प्रकार के कारक पढ़ेंगे। सबसे पहले मनुष्य एवं जानवर के द्वारा अपचय, मनुष्य और किसके द्वारा? जानवरों के द्वारा अपचय। फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन किसके द्वारा? दूसरा पढ़ेंगे अपन पेड़ पौधों के द्वारा। और तीसरा पढ़ेंगे अपन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो ये 3 प्रकार से अपन जैविक अपचय, भौतिक अपचय 5-6 कारक पढ़े, ताप दाब है ना, इस प्रकार से। रासायनिक अंदर का जल अपघटन, जल योजन, विलयन, ऑक्सीजन अपघटन, कार्बोनीकरण। और जैविक अपचय के अंदर मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव। तो मनुष्य जानवर क्या करते हैं चट्टानों के अपचय के अंदर? जैसे मनुष्य अपने दैनिक कारणों के लिए या मौलिक कारणों के लिए चट्टानों का अपचय करता है। जैसे रेल का निर्माण कार्य चल रहा है तो पटरियों के निर्माण के अंदर जैसे बीच में अगर कोई चट्टान आती है तो उसको काटना पड़ता है ना, हटाना पड़ता है, तो चट्टानों का अपचय होगा। इसके अलावा जैसे बहुत बड़ी कोई सुरंग बनानी होती है, रास्ता काटना होता है तो सुरंग के अंदर भी चट्टानों का अपचय होता है। इसके अलावा सड़क निर्माण में खूब सारे कार्यों के अंदर मनुष्य अपने दैनिक कारणों के कारण या मौलिक कारणों के कारण क्या करता है? चट्टानों का अपचय करता है। इसके अलावा जानवर, पेड़ पौधे अपने आवास के लिए है ना, रहने के लिए चट्टानों का अपचय करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधे, ये जानवर पेड़ पौधों को खाने के अंदर जो पेड़ पौधों खींचते हैं तो उनकी जड़ों से चट्टानों का अपचय हो जाता है। इस प्रकार से जानवरों के द्वारा और मनुष्य के द्वारा भी चट्टानों का अपचय होता है। फिर दूसरा पेड़ पौधों के द्वारा, पेड़ पौधे चट्टानों का अपचय के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कैसे? जैसे पेड़ पौधे होते हैं, चट्टानों के अंदर हल्की सी दरार होती है, जल चला जाता है तो उस दरार के अंदर क्या होता है? बारिश के मौसम में पेड़ पौधे उग जाते हैं। पेड़ पौधे उगने से जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसकी जड़ें फैलेगी, और जड़ें फैलने से चट्टानों के अंदर क्या आने लग जाएगी? दरारें आने लग जाएगी। और दरारें आने से क्या हो जाएगा? चट्टानों का अपचय होना, दुर्बल होने लग जाएगी, दुर्बल होगी। कुछ वर्षों के अंदर जैसे और पेड़ बड़ा होगा
तो और उसके द्वारा क्या हो जाएगा, चट्टानों का अपक्षय होने लग जाएगा। तो दूसरा पेड़ पौधों के द्वारा भी अपक्षय होता है। और लास्ट अपन ने तीसरा सूक्ष्म जीव जैसे कवक है ना, शैवाल है, सूक्ष्म जीव खूब सारे होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सभी क्या हैं आपके चट्टानों के अपक्षय के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव। कैसे, जैसे पेड़ कवक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं फंजी है ना, शैवाल को एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज तो एल्गी है, एक्टिनोमाइसिटीज ही है, तो शैवाल फंजी ये सब क्या करेंगे आपके चट्टानों के अपक्षय के अंदर कैसे जिम्मेदार हैं। जैसे अपन बात करें सूक्ष्म जीव हैं जो जल के कारण क्या होती है, जैसे अपन देखते हैं हरे कलर की काई जम जाती है, इसके ऊपर चट्टानों की तेज बहुत ज़्यादा बारिश रहती है 5-7 दिन तक, तो लगातार वो काई जम जाती है, और जमने से क्या होगी, वो चट्टानों के अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनको अपने अंदर खींचना शुरू कर, पोषक के रूप में लेने शुरू हो जाएगी। वो लेने से चट्टानों के अंदर क्या, और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा चट्टानों का क्या हो जाएगा, अपक्षय होना शुरू हो जाएगा, जिससे चट्टानें धीरे धीरे दुर्बल होती जाएगी, और दुर्बल होने से ही चट्टानों का क्या होगा, अपक्षय हो जाएगा। तो 3 प्रकार के जैविक अपक्षय पढ़े अपन ने, मनुष्य एवं जानवर, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होना। ये कौन सी प्रक्रिया थी, जैविक रूप से अपक्षय। इसके अलावा 2-3 कारक हैं जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। तो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर 3 कारक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, फिर अपन कल क्या करेंगे, मृदा निर्माण से संबंधित पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, कल आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी जिसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि जो मृदा निर्माण के विभिन्न प्रक्रम और मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रहा है आपके ये चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो 3 कारक हैं। सबसे पहला है आपके जलवायुवीय कारक, दूसरा है आपके भौतिक कारक, और लास्ट है आपके रासायनिक या संरचनात्मक कारक, रासायनिक या संरचनात्मक कारक। तो ये आपके 3 प्रकार के कारक हैं जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करें। जलवायुवीय कारक, जैसे जलवायु में अगर परिवर्तन नहीं होता है, टेम्परेचर समान रहता है, तो वो चट्टानों का अपक्षय को धीमी गति से होता है। या फिर जलवायु या टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर आता रहता है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है वापस घटता है, जिससे चट्टानें दुर्बल हो जाती है, तो उनकी गति भी तेज हो सकती है। अगर टेम्परेचर समान रहता है, वहाँ पर कोई ज़्यादा हलचल नहीं होती, तो वो चट्टानों के अंदर क्या अपक्षय के अंदर धीमी गति हो जाएगी। तो जलवायु क्या महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाती है चट्टानों के अपक्षय के अंदर। जलवायुवीय कारक, जैसे तापमान बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा तो वो दुर्बल होने लगेगी, वो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी अपक्षय हो जाएगी। तो कहीं पर गति तेज भी कर सकती है तापमान, और कहीं पर कम भी कर सकता है, इसके आधार पर जलवायुवीय कारक। भौतिक कारक, जैसे कहीं पे जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हिमजल बहुत होता है, तो उसके साथ में चट्टानों को बहा कर ले जाएंगी, तो चट्टानों का अपक्षय जैसे बहुत ज़्यादा समय लग रहा होता है, तो वहाँ पे कम समय के अंदर उसका अपक्षय हो जाएगा। भौतिक अपक्षय हवा के द्वारा हो जाएगा। इसके अलावा रासायनिक कारणों से भी हो सकता है ना। फिर रासायनिक संगठन के द्वारा चट्टानों का अपक्षय कैसे होता है। रासायनिक संगठन के अंदर अपन बात करें तो रासायनिक कारक आपके जो अपन ने पढ़े ही हैं कि जैसे जल अपघटन, अगर जल बारिश नहीं होती है तो वहाँ पे चट्टानों की अपक्षय की दर कम हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जल अपघटन ज़्यादा होता है और नए खनिज बनते हैं, रासायनिक अपक्षय होने शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 कारक हैं तो आपको नाम याद रख लेना है, आपको जलवायुवीय कारक, भौतिक कारक और रासायनिक संरचनात्मक कारक। यहाँ तक आज भी पढ़ेंगे अपन। तो आज 1-2 मिनट के अंदर वापस बता रहा हूँ मैंने आपको क्या पढ़ा है आज। कल अपन ने बात की थी भौतिक अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे थे 3 प्रकार से, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, जैविक अपक्षय। भौतिक के अंदर अपन ने कारक कल की क्लास में कर लिए थे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या किया, रासायनिक अपक्षय पढ़ा। रासायनिक अपक्षय के अंदर अपन ने 6 कारक पढ़े थे जो रासायनिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था जल अपघटन। क्या पढ़ा, जल अपघटन। फिर नंबर 2 पे क्या पढ़ा, जल योजन। जल अपघटन का मतलब जल के अणु के टूटने से जो नया पदार्थ बनता है वो जल अपघटन। वो ऑर्थोक्लेज से क्या बनाया, ऑर्थोक्लेज से बनाया अपन ने बॉक्साइट। जल योजन के अंदर पढ़ा अपन ने जल के अणु के घुलने से या जुड़ने से, हेमेटाइट से लाइमोनाइट, कॉपर सल्फेट से क्या बनना, जिप्सम बनना, जल योजन। फिर पढ़ा विलयन, सोडियम क्लोराइड का जल में घुलने से वो कैल्शियम और क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड अलग हो जाने। विलयन के बाद में नंबर 4 पढ़ा अपन ने ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन का योग। फिर पढ़ा अपचयन। अपचयन के अंदर ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन का निष्कासन। और नंबर 6 पढ़ा कार्बोनीकरण, क्षारों का जुड़ना। ये 6 प्रकार के कारक रासायनिक अपक्षय के अंदर अपन ने पढ़े। इसके बाद में अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अपक्षय के बाद में जैविक कारक। जैविक कारक के अंदर 3 पढ़े, मनुष्य,
पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव। और लास्ट में भी अपन ने ये पढ़ा, ये जलवायु एक कारक। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही पढ़ेंगे, फिर कल की क्लास आपके चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी, मृदा निर्माण से संबंधित बातें करेंगे। इसके अलावा गुड लक, बेस्ट ऑफ लक आपको।